नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूँ जहां हम रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ हम उन्हें गो थ्रू नहीं करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझेंगे, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या वो सेम ट्रिक्स हैं सेम ट्रिक्स हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं अपने मार्क्स को बूस्ट करने में। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें आप बिना नॉलेज के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीजें क्या है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इस सेशन की आपको नीड क्यों है। ठीक है, तो इस सेशन में आपको हर एक गिवन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि बिना नॉलेज के कोई भी ट्रिक वर्क नहीं करती। तो इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, हम उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है सेम ट्रिक्स। सेम ट्रिक्स आपने यूट्यूब पे देखा होगा, जैसे कोई भी एग्जाम आने वाला होता है उससे पहले आपको कुछ भी उल्ट पटांग सीरीज बताना शुरू कर देते हैं, वो सीरीज बनाना शुरू कर देते हैं ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करो तो वो चीजें हम यहाँ पे नहीं करने वाले। ठीक है, हम यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से सिर्फ वो चीजें देखेंगे जो कि एक सेंस क्रिएट करती है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक सेंस क्रिएट कर रही है। ना कि किसी ने कुछ भी बोल दिया अकड़म बकड़म कोई भी ट्रिक लगा के सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, ऐसा बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं करने वाले। तीसरी चीज जो है क्लैरिटी। आपको इस सेशन के बाद क्लैरिटी मिलेगी कि जब मुझे चीजों को रिवाइज करना है या पहली बार पढ़ना है तो मुझे किन चीजों को पहले इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए ही बहुत सारा टाइम चाहिए। और उसको कवर करने के बाद आपको चीजें रिवाइज भी करनी है। तो इन सेशंस के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे किन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद डिकोड करेंगे हर एक ऑप्शन को, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शंस को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आगे आने वाले सालों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हर एक ऑप्शन को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो इसी से रिलेटेड है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक ही बात मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंसी इज द की। हम रोज 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको इसकी वीडियोस देखने को मिलेगी। आज पहला सेशन है। ऐसे करते करते आने वाले 3 महीनों में हम इतना सब कुछ कवर कर लेंगे कि आपका 60 से 70% सिलेबस तो यहीं से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन सेशंस को सिर्फ वही देख पाएगा जो सही में एग्जाम को क्लियर करना चाहता है और सही में वो इस एग्जाम को लेके सीरियस है। क्योंकि रोज बैठकर 10 क्वेश्चंस को समझना, सॉल्व करना, याद करना, ये किसी भी नौसिखिए के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी भी ऐसे इंसान के लिए इम्पॉसिबल है जो कि मेहनत नहीं करना चाहता। ठीक है, तो थोड़े कड़े शब्द हैं मेरे, बट सच्चाई यही है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अभी जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये 2014 के मिलेंगे। ठीक है, पहले हम 2014 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2014 से लेके 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक बढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरे के पूरी चीज़ों के लिए 3 महीने के करीब टाइम लगेगा, 3 मंथ्स लगेंगे। तो बस आपको रोज 45 to 50 मिनट्स देने हैं इस लेक्चर को, और आपका बहुत बड़ा चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी कि यूपीएससी इस तरीके से चीज़ों को रखता है, तो कहाँ से मैं मार्क्स गेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे चीज़ें अगर नहीं समझ में आती तो उन्हें स्किप भी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, what are the significances of a practical approach to sugarcane production?
नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। देखो, ये इनिशिएटिव उस टाइम पर आया होगा जब ये क्वेश्चन पूछा गया, पर क्या आज के टाइम पर इसकी कोई रेलेवेंस है? बिल्कुल इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है कि आपको शुगर केन प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो आगे आने वाले टाइम में अगर कोई इनिशिएटिव ऐसा आता है तो आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो शुगर केन प्रोडक्शन है, ये हमारे देश के अंदर कौन सी स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, तो शुगर केन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करती है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, एंड देन उसके बाद कर्नाटक। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन करता है, उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटक। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि उस टाइम का ये कोई इनिशिएटिव था। अब मान लो कि अगर आपको ये चीज नहीं पता है, कोई इनिशिएटिव आया है, तो आप चारों ऑप्शंस को बिल्कुल पढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव देखा, अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, बस स्किप करके आगे बढ़ गए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक बार सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है, क्योंकि एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट ऐसी होगी जिसको आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उनको एलिमिनेट कर दो। आज के टाइम पर एलिमिनेशन कम क्वेश्चंस पे लगता है, बट फिर भी ये चीजें हेल्प करती हैं। तो जरा देखते हैं, एक बार ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। पेन कहाँ गया मेरा, हाँ जी ये रहा। तो यहाँ पे लिखा गया है, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड होगा ये, कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अब देखो जरा, ऐसा भी होता है कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो बिल्कुल वो ज्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, बट हो सकता है कि उसकी कॉस्ट ज्यादा भी हो या फिर कम भी हो। तो इस, अगर मुझे नहीं पता इस बारे में, तो मैं यहां से कोई सेंस नहीं निकाल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी इफेक्टिवली इन दिस, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल। उनका कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, उसके बावजूद भी एक भी केमिकल, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो केमिकल या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड होगी इस पूरे इनिशिएटिव के एप्लीकेशन में। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं यूजुअली वो गलत होती है। ठीक है, उसके बाद द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। हाँ जी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से देखूं, तो तीन ऑप्शन है जहां पर थर्ड स्टेटमेंट दी गई है, और मुझे पता है थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। अब देखो, ये उस टाइम का इनिशिएटिव था, इसलिए आज की सेंस में इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी क्या हम इनसे कुछ चीजें निकाल सकते हैं जो हमारे आगे आने वाले पेपर में इंपॉर्टेंट हो सके? ठीक है, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरक्रॉपिंग क्या है ना। दो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे इंटरक्रॉपिंग के, और एक आपने पढ़ा होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए एक फार्म लैंड है, मान लीजिए एक फार्म लैंड है, वहां पर प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से रोज बनाई गई है, रोज बनाई गई हैं, और वहां पर, और वहां पर अलग अलग रोज में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जा रहा है। यहाँ पर जो रोज होती है उन्हें प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट किया गया है, प्रॉपर तरीके से अलग किया गया है, और अलग अलग क्रॉप्स को एक ही फार्म में उगाया जा रहा है। इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, और वहीं पर एक टर्म आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो, कुछ टर्म होती है जो हमें कंफ्यूज करती है, इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंस समझ में आए, क्योंकि डिफरेंस पे ही वो पूरी स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर जो रोज है वो प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट की जाती हैं। ठीक है, बट मिक्स्ड क्रॉपिंग में सेग्रीगेशन इतना ज्यादा ठीक तरीके से नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर रैंडम मिक्सचर्स होते हैं, रैंडम मिक्सचर्स।
ऑफ क्रॉप। दोनों में काम सेम हो रहा है कि बहुत सारी क्रॉप जो है वो एक साथ उगाई जा रही है एक ही फार्म लैंड पे, बट यहाँ पर सेग्रीगेशन प्रॉपर है, यहाँ पर सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं है, बस आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है। वापस आते क्वेश्चन में, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक टर्म लिखी गई है ड्रिप इरिगेशन। ये ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली बार वो एग्जाम में ड्रिप इरिगेशन डाल देंगे और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और अगर आपको ड्रिप इरिगेशन ही नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप से आपको समझ में आ रहा होगा कि बूंद बूंद कुछ गिर रहा है। ठीक है, मतलब बूंद बूंद पानी को इरिगेशन में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक सस्टेनेबल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को एग्री लिख देता हूं, ठीक है। एग्रीकल्चर, हम कह सकते हैं इसे चॉइस। ठीक है, जहां पर बिल्कुल एकदम पानी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फार्म लैंड्स में पानी खुला छोड़ दिया जाता है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, कोई मतलब कि उस पे रोक नहीं है। बट इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए ड्रिप इरिगेशन लाया गया कि रूट्स में प्रॉपर तरीके से ड्रिप बाय ड्रिप मींस ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को पहुंचाया जाए, ताकि जितनी नीड है सिर्फ उतना पानी यूज किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लिख सकते हो डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू प्लांट रूट जोन थ्रू थ्रू a network of through a network of pipes, tubes and emitters। ठीक है, अब ना इस ड्रिप इरिगेशन का वहां पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, बट ये जो ड्रिप इरिगेशन है ना, इसका एक और एडवांस्ड मेथड आया है। ठीक है, एडवांस्ड मेथड। इस एडवांस मेथड को आज के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया, जो आपका 2026 का प्रीलिम्स है, क्या पता इससे रिलेटेड कुछ पूछ ले। तो ये जो एडवांस मेथड है ड्रिप इरिगेशन का, इसे इसे बोला जाता है नैनो ड्रिप इरिगेशन। इस नैनो ड्रिप इरिगेशन में एक सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि सिर्फ उतना पानी क्रॉप्स में पहुंचाएगी। देखो, हर टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम एडवांस होती रहती है, यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा था, बट यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं, यहाँ पे उससे भी कम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी को रूट्स तक पहुंचाया जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें जो नैनो ड्रिप इरिगेशन है, इसमें जो प्रोसेस है वो और स्लो हो गया है और लो हो गया है। तो इधर मैं लिख देता हूं लो फ्लो रेट। किससे भी लो है? ड्रिप इरिगेशन से भी लो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बस आपको इतना पता होना चाहिए था। देखो, ये क्वेश्चन आज के लिए रेलेवेंट हो या ना हो, पर इसमें जो टर्म्स दी गई है वो आज के लिए भी रेलेवेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाना और उस लिंक पे क्लिक करना, और वहां पर जाकर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लिखना चाहे तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बाद में याद आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताता हूँ, उसका आंसर बताता हूँ, और उसके बाद
फिर जो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं उसमें से वो हम निकालते हैं। ठीक है, बोला गया इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज बॉट अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई। अब देखो, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अगर आपको नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट सीधी सी ये है कि आपको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में पता ही होना चाहिए, नहीं तो कोई भी ट्रिक लगा लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले बोला गया है चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड एंड ओ सॉरी आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, the country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 किलोमीटर from the edge of wetland। तो यहाँ पर क्या किया, स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ 5 किलोमीटर तक के लिए। कहाँ तक, सिर्फ 5 किलोमीटर तक के लिए। ठीक है नहीं है वो बात की बात है, मैं बस चीजें आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। बोला गया द सर्वाइवल ऑफ वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस और एंड ट्रेडिशंस ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज लिविंग इन इट्स विसिनिटी एंड देयरफॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी देयर इन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और बोला गया इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे रखा है। यहाँ पे बोला है कि जो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है ये क्या इंप्लाई कर रहा है, क्या बता रहा है, किसके बारे में है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि है तो ये वेटलैंड से रिलेटेड, है तो ये वेटलैंड से रिलेटेड। अब आपको वेटलैंड पता भी होना चाहिए कि वेटलैंड क्या है, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये मॉन्टेरेस रिकॉर्ड जो है ये है क्या, ये वेटलैंड्स जो है ये है क्या, क्या डेफिनेशन है वेटलैंड्स की। ठीक है, जो करंट में वेटलैंड्स हैं वो कौन कौन से ऐड किए गए हैं रिसेंटली, फर्स्ट वेटलैंड कौन सा था, ये वेटलैंड्स कौन से कन्वेंशन के अंडर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वेटलैंड्स होते क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेटलैंड्स होते क्या है। ये ऐसे एरिया होते हैं, एरिया ऑफ मार्श, MARSH, मार्श, मार्शी एरियाज भी हो सकते हैं, फेन भी हो सकते हैं, पीटलैंड्स भी हो सकते हैं, पीटलैंड्स भी हो सकते हैं, या फिर वाटर जहां पर जमा हुआ है वो भी एरियाज हो सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन लग जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट, क्या ये नेचुरल होते हैं या आर्टिफिशियल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं ये, एंड मैन मेड भी हो सकते हैं, मीन्स आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड, क्या ये परमानेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो बिल्कुल वो भी वेटलैंड हैं जो परमानेंट हैं। ठीक है, एक मिनट फिर से लिख देता हूं, परमानेंट, वो भी वेटलैंड्स हैं जो परमानेंट हैं, एंड वो भी हैं जो टेम्परेरी हैं, वो भी हैं जो टेम्परेरी हैं। ठीक है, क्या ये स्टैटिक होते हैं या फिर फ्लोइंग होते हैं। तो वो भी हो सकते हैं जो स्टैटिक हो, और वो भी हो सकते हैं जो फ्लो कर रहे हो। ठीक है, क्या ये फ्रेश वाटर होते हैं, ब्रैकरिश होते हैं, सॉल्टी होते हैं, कैसे होते हैं, हर एक चीज को, फ्रेश वाटर को, ब्रैकरिश को, ब्रैकरिश हो या फिर सॉल्टी हो, हर टाइप में ये होते हैं। ठीक है, तो आपको ना ये चीज याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट्स को ऐसे बना सकते हैं कि वेटलैंड्स आर ओनली नेचुरल एंड नॉट आर्टिफिशियल। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, तब भी वेटलैंड है, परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, तब भी वेटलैंड है, स्टैटिक हो मीन्स कि एक जगह रुका हुआ, एक जगह रुके हुए एरिया में हो तब भी वेटलैंड है, और अगर फ्लो कर रहा हो तब भी वेटलैंड है। बट द थिंग इज, क्या है, कैसा वाटर है वो, आपको याद रखना है। अगर आप एक ब्रॉड डेफिनेशन देखना चाहो ना इसकी, ब्रॉड डेफिनेशन,
ब्रॉड डेफिनेशन में ये बोला गया, इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ वेटलैंड्स मतलब क्या है, जो मार्शी एरियाज हो, फेन हो, पीटलैंड्स हो, या जहां पर वाटर रुका हुआ है या फ्लो कर रहा है, कम उसकी हाइट डेप्थ हो। ठीक है, वो डेप्थ होनी चाहिए 6 मीटर्स, वो अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ वेटलैंड्स सच एज मरीन वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 6 मीटर्स एट लो टाइड। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन ऐसे ही डालेंगे, पहली स्टेटमेंट आपको वेटलैंड्स के बारे में ये डाल देंगे। यहाँ पर वो खेल सकते हैं आपके साथ, कहाँ पर, इस डेटा पर। वो यहाँ पे 8 भी कर देंगे, 5 भी कर देंगे, 9 भी कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि ये डेप्थ जो है वो 6 मीटर्स ही होती है, चाहे वो मार्शी एरिया हो, फेन हो, पीटलैंड हो, या फिर वाटर रुका हुआ हो या फ्लो कर रहा हो। वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लो करता हुआ भी हो सकता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सॉल्टी, हर चीज हो सकता है। ठीक है, तो वेटलैंड एक, आप समझिए कि बहुत ही वाइड डेफिनेशन है इसकी। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, अगर वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो वेटलैंड है, ये कौन से कन्वेंशन से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कौन से कन्वेंशन से रिलेटेड है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन कब स्टार्ट हुआ था, 1971 में। एक ईरान की सिटी है रामसर। ठीक है, वहां पर ये कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये भी आ सकता है कि रामसर कन्वेंशन स्टेटमेंट्स में मींस कि 1971 में स्टार्ट हुआ, या ईयर बदल देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और करेक्ट 10 साल बाद 1981 में इंडिया की पहली साइट बनती है, इंडिया इंडियाज फर्स्ट साइट अंडर दिस रामसर कन्वेंशन। ठीक है, कौन सी साइट थी इंडिया की पहली, दो साइट्स थी। ठीक है, एक थी चिलिका लेक, ठीक है, और एक कौन सी थी, एक थी कियोलाडियो नेशनल पार्क। अब ये तो है राजस्थान में, और ये है ओडिशा में। ठीक है, क्या अभी रिसेंटली भी कोई साइट्स ऐड हुई हैं, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली 2025 में ही 4 साइट्स ऐड हुई थी। तो इस वजह से वेटलैंड को समझना भी इंपॉर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली, यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, रिसेंटली 4 साइट्स ऐड करी गई 2025 में। ठीक है, 2025 में कौन कौन सी है, 90th, 91st, 92nd एंड 93rd। ठीक है, आपको ये चारों पता होनी चाहिए। अब देखो ये जो है ना, टोटल जो है अभी 93 हो चुकी है, बट ये कब का बता रहा हूँ मैं, अभी जो है अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नहीं, हाँ जी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, आगे आने वाले मंथ्स में अगर कोई भी चीज ऐड होती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो 90th थी वो कौन सी थी, कीचन, कीचन। ठीक है, ये कहाँ पर है, राजस्थान। कीचन पहलोदी एक जगह है वहां पर है, ठीक है, राजस्थान में। उसके बाद जो हमें देखने को मिली वो मिली मैनार। मैनार उदयपुर में है, उदयपुर कहाँ पे, राजस्थान में। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मैनार उदयपुर में, क्योंकि बिहार में भी एक उदयपुर है जहाँ की साइट ऐड हुई है। तो याद रखना दोनों डिफरेंट है। जो 92nd साइट ऐड हुई है वो हुई है गोकुल जलाशय, गोकुल
जलाशय, ठीक है। और जो एक हुई है मैंने अभी बताया उदयपुर, उदयपुर झील। ये जो लास्ट की दो है ना, ये दोनों कहाँ की है? बिहार की। कहाँ की है? बिहार की है, ठीक है। अब हमने रामसर साइट्स के बारे में और वेटलैंड्स के बारे में सब कुछ समझ लिया, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि ये मॉन्टेरिक्स रिकॉर्ड क्या है, वहीं पर आ गए जहां पर हम थे। तो आपको ये याद रखना है कि वेटलैंड्स साइट का एक रजिस्टर है जहां पर जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं साइट्स, वो वेटलैंड्स जो इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको इसमें ऐड किया जाता है। पर वो इंपॉर्टेंस किस चीज से रखते हैं? वो इंपॉर्टेंस इस चीज से रखते हैं कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो भी नया अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से जो भी साइट्स उसकी वजह से जो भी साइट्स जिसे हम कहते हैं कि डिस्टर्ब हो रही है, उनको इसमें ऐड किया जाता है मॉन्टेरिक्स रिकॉर्ड में। तो वही लिखा गया है कि चेंजेस इन इकोलॉजिकल करेक्टर हैव अकर्ड, या फिर हो रहे हैं, या फिर आगे आने वाले नियर फ्यूचर में होंगे इन दी वेटलैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। आगे भी लिखवा देता हूँ आपको जो इसकी पूरी डेफिनेशन है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो, चाहे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हो, चाहे डेवलपमेंट की वजह से हो, चाहे पॉल्यूशन की वजह से हो, अगर कोई भी ऐसे वेटलैंड्स है, ऐसी साइट्स हैं जो कि इन चीजों की वजह से डिप्लीट हो रही हैं या उन्हें नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उन्हें इस मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। तो आपको याद रखना है मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड जो है वो वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। क्या इंडिया की कोई साइट्स है जो इस मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड में एडेड है? बिल्कुल, दो साइट है। कितनी है? दो साइट्स है। एक है कियोलाडियो नेशनल पार्क, जो अभी बताया मैंने आपको, राजस्थान में। और एक कौन सा है? लोकटक लेक। लोकटक लेक आप सबको पता है कहां पर है? मणिपुर। अब द थिंग इज, आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा एक ही क्वेश्चन को इतना ज्यादा हमने पढ़ा है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता कि बस एक बार पढ़ा और आगे बढ़ गए। ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ऐसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, आपको इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जो है पूरा फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। इसमें पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अंडमान एंड निकोबार के बीच में है। अच्छा, तो निकोबार और जो सुमात्रा है उसके बीच में कौन सा है? तो आपको याद रखना है 6 डिग्री चैनल। अब आगे आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, तो आपको इसलिए सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये क्या है? ग्रैंड चैनल। जो 6 डिग्री चैनल है उसे ग्रैंड चैनल भी बोला जाता है, ठीक है। मालदीव्स और लक्षद्वीप जो है उसके बीच में कौन सा है? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद सुमात्रा और जावा जो है कौन सा है? सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उस टाइम पर कुछ ऐसे प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स आए होंगे जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या हमें अब सारे प्रोग्राम जो आगे आने वाले हैं उनकी मिनिस्ट्रीज याद रखनी है? देखो, अब आपको इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आ गई है कि अब अगर 2025 या 2026 में कोई मेजर प्रोग्राम्स आते हैं तो उनकी मिनिस्ट्रीज हमें याद करनी है, ठीक है। इस बार भी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, खैर इसमें तो काफी स्टैटिक चीजें आती हैं, पर पीसीएस का एग्जाम हुआ, यूपी पीसीएस का, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं कि ये प्रोग्राम हुआ, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसीलिए आपको भी ये याद रखना जरूरी है, ओके।
तो अब क्या है कि उस टाइम पर ये पूछा गया था, अभी ये रेलेवेंस नहीं रखता है, बट फॉर द सेक ऑफ आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो डाउट प्रोन एरिया प्रोग्राम था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर था, ठीक है। ये भी जो प्रोग्राम था डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किसके अंडर था? रूरल डेवलपमेंट के अंदर था, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है कि नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, ये भी रूरल डेवलपमेंट के अंदर नहीं था। ये किसके अंडर था? ये आप सोचो कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरियाज कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर था, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन था वो था नन। बट आपको बस अब क्या याद रखना है, आपको ये चीज याद रखनी है कि हमें जो भी प्रोग्राम्स आएंगे या जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनकी मिनिस्ट्रीज एटलीस्ट याद हो, तो आप उन्हें गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आगे आने वाले कुछ मंथ्स में, ठीक है, मैं मंथली करंट अफेयर्स भी डालूंगा, ठीक है। जैसे जून की मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, फिर जुलाई, एंड ऐसे करते करते आपके एग्जाम आने तक सारे हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसमें आपको मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो उस करंट अफेयर से बेस्ड होंगे, उस पर बेस्ड होंगे, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अभी 6 क्वेश्चन और बचे हैं, हम उन्हें करेंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में समझने वाली चीजें होंगी वो हम समझेंगे, और जिन क्वेश्चंस में हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई इससे बस एक ओवरव्यू लेना है, उसमें हम ओवरव्यू लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पर मेरा पर्सनल चैनल है, आप को अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम है जहाँ पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, विद रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री। देखो, जब भी ना आपसे बोला गया है कि इस मिनिस्ट्री के अंडर है या ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करवा रही है, तो आप अपने कान खड़े कर लेना कि क्या ये सही में वही मिनिस्ट्री है या नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है कि मेजर क्वेश्चंस में जो वो दे रखा है, मिनिस्ट्री दे रखी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, वो यूजुअली गलत ही दी होती है। तो यहाँ पर प्लीज आपके कान खड़े हो जाने चाहिए जब आप कोई मिनिस्ट्री या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और चीजों से पता करने की कोशिश करता हूँ। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसको मैं गलत नहीं मानता, चलो, ठीक है। बोला गया इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक। क्या कोई डेटा दिया, कुछ दिया? बस एक जर्नल स्टेटमेंट है, तो यूजुअली ऐसी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं होती है, वो गलत नहीं होती है। तो अभी जो सारी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है कि ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर है या नहीं है। तो यहाँ पर नॉलेज काम करती है, मैं वही कहता हूँ, नॉलेज के साथ ही ट्रिक्स वर्क कर सकती हैं, ट्रिक्स अकेली वर्क नहीं करती है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज ये कहती है कि ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये 1883 में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुई एज अ पब्लिक ट्रस्ट। और जब ये एक पब्लिक ट्रस्ट के तौर पर मतलब इस्टेब्लिश की गई, तो ये कैसी मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं पर दिक्कत आ गई थी कि ये कोई ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, ये तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पर भी गलत हुई, और आगे जब हम देखेंगे ना अगले आने वाले 12 सालों में, तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, ये तो सच्चाई है कि जहां पर मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं उसमें वो गलत ही दी गई है। तो इसीलिए मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ कि आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। बट फिर से वही बात है कि
नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। बस मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो अपने आप एक बार। बोला गया है, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहले तो यही पता होना चाहिए नॉलेज कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या है। चलो ठीक है, तब के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, तो अभी देखते हैं कि हमें और क्या समझ में आता है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट दी गई है कि इट सर्व्स एज अ फाइनेंशियल। देखो, अगर आपको ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के बारे में नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। बट फिर भी एक चीज है जिससे आप इस क्वेश्चन के पास पहुंच सकते हो, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। It serves as a financial mechanism for Convention of Biological Diversity and UN Framework Convention on Climate Change। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के बारे में बात है, तो हाँ यार, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बोला गया है, इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल। बिल्कुल यार, देखो, एनवायरमेंट एनवायरमेंट हो सकता है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, बट क्या आप हटा सकते हो कि ये बोला गया इट इज अ एजेंसी अंडर ओईसीडी। अगर आप में से किसी को भी ओईसीडी की फुल फॉर्म पता है, तो आप तो इसे वहीं पर बाहर निकाल दोगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कहाँ बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन की और डेवलपमेंट की, और कहाँ पे एनवायरनमेंट की बात हो रही है, बहुत डिफरेंट है। तो इसके अंडर तो ये कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि भाई ऑप्शन सी तो इसके साथ नहीं जा रहा। तो अब आप आगे किसके ऊपर? पहले क्वेश्चन के ऊपर, पहले के ऊपर और सेकंड के ऊपर। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात है कि ट्रिक से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो, बट राइट आंसर है ए। बट क्वेश्चन ये है कि क्या स्टेटमेंट पढ़ो आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो आगे बढ़ो? नहीं। मुद्दा ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जीईएफ मींस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है क्या, ठीक है। तो अब बात करते हैं जीईएफ के बारे में, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है, इसे इस्टेब्लिश किया गया कब? रियो अर्थ समिट 1992 में। लिख देता हूं, रियो अर्थ समिट 1992 में, ठीक है। सेकंड चीज कि ये क्या है, ये जो हमें पता चला कि जीईएफ है, ये बनाया तो गया, एक ऐसी फैसिलिटी बनाई गई, बट ये किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसे फैमिली ऑफ फंड्स थे। तो मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, फंड्स डेडिकेटेड टू डेडिकेटेड टू कन्फ्रंटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज को मैं सीसी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओके। एंड इससे और चीजें क्या रिलेटेड है, क्या कुछ है? हाँ, एंड स्ट्रेन्स ऑन लैंड, स्ट्रेन्स ऑन लैंड एंड ओशन हेल्थ। मतलब ये ऐसा फंड है जो किसे डेडिकेट किया गया है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर लैंड या ओशन हेल्थ के ऊपर जो भी चीजें स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, उसको काउंटर करने के लिए ये एक फंड बनाया गया, ठीक है। तो चलो, हमें ये पता चल गया। अब क्या है कि ये जो है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ऐसे लिखता हूं, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो
कौन सी वो 5 जगहें हैं, कौन से वो 5 कन्वेंशंस हैं जिनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला है मिनामता कन्वेंशन। मिनामता कन्वेंशन, कन्वेंशन को मैं CON लिखता हूँ, ठीक है, CONV लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन था, ये किससे रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए, ये मर्क्यूरी को कर्व करने के लिए कन्वेंशन लाया गया था, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे तभी जल्दी जल्दी हो पाएगा, मैं पूरा पूरा लिखूंगा तो फिर तो भाई बहुत टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, है ना। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, हाँ मिनामता कन्वेंशन था किससे, मर्क्यूरी से रिलेटेड था, आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो दूसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करता है एक और कन्वेंशन को, जो कि क्या है, स्टॉक होम कन्वेंशन, ठीक है। अब ये जो स्टॉक होम कन्वेंशन है ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस के लिए था, ठीक है। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको कर्व करने के लिए, ठीक है, स्टॉक होम कन्वेंशन लाया गया था। अब क्या है कि इसको हम ऐसे लिख देते हो POPs, है ना, बहुत सारी बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि POPs के नाम से ये फेमस है। थर्ड पे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड था कि एक कन्वेंशन करवाया गया था UN का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जिसे UNCBD बोलते हैं। तो मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म थी वो क्या थी, UNCBD, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, 5 थे ना टोटल, मैंने बताया था 5 को दे रहा है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस। चौथे पे आते हैं, चौथा है UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट फिकेशन आपने पढ़े होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं ना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ, हमें अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो उसके बारे में भी बता दो, ठीक है। लाइक कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या है, इसके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर दो। जितना आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें भी ऐड करो, ये चीज़ें भी ऐड करो, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैं आप लोगों के लिए ये सेशन बना पाऊंगा। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, UNCCD, ओके। इसके बाद है फिफ्थ, लास्ट, जिसके फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं UNFCCC, जो कि क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्या है ये, UNFCCC। अब देखो ये सब कब कब साइन किए गए थे, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये साइन किया गया था 2013 में, ठीक है। स्टॉकहोम की बात करें तो ये अडॉप्ट किया गया था 2001 में, मतलब कि साइन किया गया था। फिर उसके बाद देखो फोर्स में ये बाद में है, जैसे फोर्स में 2017 में आया, ये फोर्स में 2004 में आया है। ऐसे ही ये जो है ये साइन किया गया था 1993 में, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बोलते तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो ये अगले साल ही आया था, इसके 1994 में। फिर लास्ट है ये इससे एक साल पहले आया था 1992 में, बट इसको फोर्स में लाया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को 1994 में। बट आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कब किए गए थे, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना आ जाए, इस वजह से आप इतना याद रखो। अब मैंने आपको बताया ये, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इशू एट ग्लोबल लेवल। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते, ये तो फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। अब OECD फुल फॉर्म मैंने बता दिया, पर क्या पता OECD से रिलेटेड कुछ पूछ ले। तो ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कब इस्टेब्लिश की गई थी, 1961 में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। ये प्रमोट करती है उन पॉलिसीज को, प्रमोट
पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल वेलबींग एंड ग्लोबल ट्रेड। अब आप खुद सोच लो कि ये हिंट आपको यहीं पे दी गई थी कि OECD। अगर आपको फुल फॉर्म भी पता होती तो आप इस ऑप्शन को वैसे ही एलिमिनेट कर देते। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, पेरिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं सोलर पावर प्रोडक्शन की, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है। तो जैसे दो यहाँ पर चीजें हैं, फोटोवोल्टिक्स और सोलर थर्मल। तो बोला गया है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी तभी तो है फोटो वोल्ट। ठीक है, अगर आप इनको शब्दों को थोड़ा सा डाइसेक्ट करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फोटो वोल्ट का क्या मतलब है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वहीं पर बोला गया है जो ये सोलर थर्मल है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, देखो यहाँ पे वाइल लिखा गया है, याद रखना, इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज द सन्स रेज टू जनरेट हीट, और फिर उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब क्वेश्चन पता है क्या है, जो लोग कंफ्यूज होंगे वो यहाँ पे होंगे कि ये बोला गया है कि फोटो वोलेटिक्स जो है इट जनरेट्स एसी करंट, मींस की ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये जो सोलर थर्मल है वो जनरेट करता है डीसी। यहाँ पे कंफ्यूजन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पता, आगे बढ़ते हैं, सारी स्टेटमेंट तो पढ़नी है। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटो वोल्टिक्स। अब देखो यार, जब भी आपको कहीं पर बट नॉट दिख जाए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के तो इंडिया के पास है मैन्युफैक्चरिंग बेस, पर इसका नहीं है। मतलब पूरा इतना बड़ा हमारा भारत है और उसमें इतनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी है, उसके लिए एक छोटा सा भी मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होगा क्या? मतलब किसी ने भी कहीं कोने में नहीं खोला होगा। तो ऐसी स्टेटमेंट ना थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाती है कि एक चीज तो है पर दूसरी नहीं है। तो यहाँ पे कान खड़े हो जाने चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का कैच था कि थर्ड स्टेटमेंट गलत थी और फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, कि वर्ड्स को डाइसेक्ट करो, पता चल जाएगा। तो वहीं से इसका जो करेक्ट आंसर था वो वन था। अब मुझे नहीं पता थी सेकंड, तब भी मैंने कर लिया ना। तो बस इस तरीके से भी आप देखो, हाँ मैं मानता हूँ कि अब जो एग्जाम पेपर्स आ रहे हैं, अब जो 2024 2025 में हमें पेपर देखने को मिले हैं, उसमें पूरी तरीके से ट्रिक्स वर्क नहीं करती है। बट मैं जब वहां तक ले जाऊंगा ना आपको, तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई ये सब काम कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से नहीं तो दूसरी तरीके से काम कर रहा है। इस वजह से जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको याद रखना कि कान खड़े हो जाने चाहिए वहां पे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि इन्होंने ये उल्टा कर दिया। यहां पर जो था वो डीसी था, डायरेक्ट करंट, और यहां पर जो था वो एसी था। बस ये चीजें थी जो उन्होंने गलत लिख दी थी, बाकी सब उन्होंने ठीक लिखा था। आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन। ये तो प्रॉपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता। इस वजह से अब अगर नहीं पता है तो क्लासिकल लैंग्वेजेस जान लो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस है क्या और कितनी है। ठीक है, पहली कौन सी आई थी और लास्ट कौन सी थी। तो अब क्या है, क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं ये टोटल क्या है, कितनी है, हमारे अभी के हिसाब से 2025 के हिसाब से 11 है। मतलब टोटल हमारे इंडिया में अभी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेंगे, पहले मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ठीक है, 11 क्लासिकल
लैंग्वेजेस हैं कहाँ पर, इंडिया। ठीक है, सबसे पहली कौन सी थी, सबसे पहली थी तमिल। ठीक है, कब आई, 2004 में। अब इसके बाद वाली मैं सिर्फ लिखता जा रहा हूं, ठीक है, आप देखना, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ठीक है, फिर इधर लिखते हैं ओडिया है। अब सारी इंपॉर्टेंट है जो अब आ रही है, मराठी। क्यों, क्योंकि ये 2024 में ऐड करी गई है सारी जो अब लिखूंगा। मराठी, पाली, प्राकृत, है ना, पाली और प्राकृत आपको पता है कि इन दोनों में आपने एंशियंट हिस्ट्री में इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। ये टेक्स्ट थे जो उस टाइम पे यूज हुआ करते थे। असामीज, और एक लास्ट जो है वो है एंड बंगाली। ठीक है, ये 2004 में आई थी, और ये जो है मराठी से लेकर बंगाली तक ये सारी 2024 में आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वो क्या, मतलब कि कोई तो ऐसी कंडीशंस होगी जिससे आपने बोल तो दिया कि क्लासिकल लैंग्वेजेस ये हैं, पर कोई तो कंडीशन होगी जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई क्लासिकल लैंग्वेज को मानने का या क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए किसी भी लैंग्वेज को ये चीजें चाहिए। तो ऐसे 3 क्राइटेरियाज हैं, मैं लिख देता हूं ऐसे यहाँ पे, क्राइटेरियाज। क्वेश्चन यही आ सकता है कि क्या क्राइटेरिया है किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेजेस मानने के लिए। ठीक है, तो आपको तीनों क्राइटेरिया पता होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया है हाई एंटीक्विटी। सिंपल भाषा में बोलूं एंटीक्विटी तो क्या है, कि वो कितनी एंटीक है, कितनी पुरानी है। ठीक है, ये होना चाहिए। हाई एंटीक्विटी का मतलब क्या है, कि एक रेंज दे रखी है कि वो एटलीस्ट, वो लैंग्वेज वो लैंग्वेज 1500 टू 2000 ईयर्स पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन दे रखी है, सेकंड क्राइटेरिया जो है वो ये है कि एंशियंट लिटरेचर में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, वैल्यूएबल एंशियंट लिटरेचर। ठीक है, एक लास्ट कंडीशन, 3 कंडीशन थी मैंने बताया था कि ना, इसका जो है वो जो ट्रेडिशन है इस लिटरेचर का, या फिर मैं बोलूँ कि इस लैंग्वेज का, ये किसी से बोरोड नहीं होना चाहिए, कि किसी साथ वाली कम्युनिटी से बोरो कर कर एक नई लैंग्वेज बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी ही एक ओरिजिनल, जैसे हम बोलते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन। ठीक है, और ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको बात के लिए याद रहे, शुड नॉट बी बोरोड, BORROWED, बोरोड फ्रॉम अनदर, और शुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। 3 ही कंडीशन है, 3 ही क्राइटेरिया जो पता होने चाहिए। तो आप सोचो कि ये कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन ही देने होते हैं उन्हें। तो लिख देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया इस क्लासिकल लैंग्वेज को बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खुद भी सोचा करो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट हमें इससे क्या पता करना है, इससे ये पता करना है कि कोई भी चीज नई ऐड हो रही है, या अगर कोई भी चीज न्यूज में है तो वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे इधर क्या था, इधर ये था कि दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में ही है, और ये सारामती पीक नागालैंड में ही है, पर ये जो है गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सिक्किम में नहीं है, ये कहां पर है, ये त्रिपुरा में है। ठीक है,
और ये गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये न्यूज में अभी भी है, इसलिए आपको इस साल के लिए भी ये याद रखना है कि गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। दूसरी चीज और क्या याद रखना है, आपको पता होना चाहिए एक लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है ना? क्या नाम है उसका? माधव, माधव टाइगर रिजर्व। ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? 58th ऑफ इंडिया, 58 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, पता होना चाहिए कहां पर है, तो कहां पर है? एमपी में है। ठीक है, एक ये तो मैंने टाइगर रिजर्व बता दिया, एक लेटेस्ट नेशनल पार्क आया, लेटेस्ट नेशनल पार्क। ये कौन से नंबर का है? ये 107th है। नाम क्या है इसका? सिमलीपाल। एक मिनट, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पर है आपको पता है? उड़ीसा में। कौन से नंबर का है? अभी मैंने आपको बताया, 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो अब आपको ये चीजें याद रखनी है क्योंकि ये नए आए हैं, तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इनकी जगह क्या पता है ये पुट कर दें। ठीक है, दिस इज वाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। पानी पी लेता हूँ फिर करवाता हूँ, तब तक आप इसे पढ़ लो। बोला गया है, with reference to conservation organization called wetlands international। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। बोला गया इसके बारे में कौन सी दी गई स्टेटमेंट करेक्ट है? अब मैं ना इसमें एक और कैच बताऊंगा, आपको खुद सोचना जरा, कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड बाय कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज ऑफ रामसर कन्वेंशन। अब देखो उन्होंने क्यों ये दिया, उन्होंने सोचा कि रामसर कन्वेंशन सबको पता है कि वेटलैंड से रिलेटेड है, यहाँ पे वेटलैंड से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन देते हैं और ऐसा बोल देते हैं। अब देखो एक चीज याद रखना, इतनी सारी गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रामसर कन्वेंशन को जिन्होंने साइन किया होगा, तो ऐसा क्यों है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन को उठाया और पूछा गया? कुछ तो झोल होगा ना। तो झोल यही है कि ये जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, ये एक्चुअल में रामसर कन्वेंशन का साइनेटरी है ही नहीं, उसने साइन किया ही नहीं है। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए था कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया है, बट इसी के बारे में क्यों पूछा गया? तो वहीं से आपके दिमाग में कैच आ जाना चाहिए था कि भाई साइनेटरी नहीं होगा, इसीलिए पूछा गया है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट इनकरेक्ट थी। बाकी वेटलैंड के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्या होता है वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन मैंने आपको पूरा समझा दिया। हो रहा है ना क्वेश्चन रिपीट उसी से, आसपास से, कि वहीं से वेटलैंड और रामसर कन्वेंशन। अब देखना इन चीजों को ना आप एग्जाम देते हुए ध्यान रखना कि अगर साइनेटरी होती तो इतनी सारी में से सिर्फ यही क्यों पूछा गया। और देखो ये कितना इसे गलत बनाना कितना आसान है, और आप लोगों का वहां पे इतने प्रेशर में होते हो तो वहां पर आप लोगों से इस स्टेटमेंट को सही करवाना कितना आसान है कि आप देखो कि ये रामसर है वेटलैंड से रिलेटेड, और यहाँ पे वेटलैंड से रिलेटेड ही एक ऑर्गेनाइजेशन डाली है, तो उन्हें भी पता है आपके साथ कैसे खेलना है। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। बट आपको पता होना चाहिए, नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये वेटलैंड इंटरनेशनल है क्या, कब आई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1954 में आई थी। 1996 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये एक ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम किया है इसका, है ना? तो इसे डेडिकेट किया गया है कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए। किसके रिस्टोरेशन के लिए? वेटलैंड के रिस्टोरेशन के लिए, ताकि लोगों का और बायोडाइवर्सिटी का फायदा हो सके। तो इसे मैं लिखूं कैसे? इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, डेडिकेटेड टू
डेडिकेटेड टू द conservation of conservation and restoration of wetlands for benefit of people and biodiversity। बाकी अगर आपको ईयर का पता करना है तो मैं ईयर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1954 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट थी। इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेस्ट बेटर पॉलिसीज। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि किसी के बारे में भी अगर आपको ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिले तो उसे आप मान सकते हो कि वो करेक्ट ही होगी, क्योंकि खेलते सिर्फ वो डेटा पे ही है। ठीक है, तो आपको डेटा पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पे खेलते हैं। बाकी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे भी। ठीक है, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हर रोज हम 10 क्वेश्चन करने वाले, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ेंगे, जहां पर हम कॉन्सेप्ट भी समझे, हम उससे रिलेटेड चीजें भी समझे, ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें, प्लस जो सेम ट्रिक्स हैं जो कि लग रही हैं, जो कि समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये हर बार वर्क कर रही है, सिर्फ उन्हीं ट्रिक्स को देखें। ठीक है, बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मेरा पर्सनल चैनल है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है। बाकी यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।